English at your fingertips. Students, today we are going to explain Aunt Jennifer Tiger. This is the poem of class 12th CBSE board. This is the poem number 6. Aunt Jennifer's Tiger. Name of the book is Flamingo. And the name of the poet is Adrienne Rich. Students, first of all, I want to tell you about poetess. The poetess of this poem is Adrienne Rich, and she was born on 16 May 1929 in Baltimore, Maryland, United States, America. She was a brilliant poetess and mainly advocates about the females or women's status in the society. This poem is also an advocacy about her aunt. She brilliantly described in this poem about her auntie and compared to the tigers that was her auntie was embroidering. So let us start the poem Aunt Jennifer's Tigers. First stanza, students. Aunt Jennifer's Tigers prance across a screen. Bright topaz, denizens of a world of green, they do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. So students, in this poem, aunt of the poetess, named Jennifer, she is embroidering some work on a screen, on a cloth sheet. So poetess here compare her aunt Jennifer to the tigers that were embroidering by her aunt. स्टूडेंट्स, पोएम को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये पोएम 1950 के आसपास लिखी गई है और 1950 के आसपास की जो स्थिति थी वो मेल डोमिनेंट फैमिली हुआ करती थी. आज भी मेल डोमिनेंट फैमिली है, लेकिन अभी तो काफ़ी सुधार आया है, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं. लेकिन 1950 में तो स्थिति बहुत ख़राब थी और जो वुमेन थी, जो महिलाएं थी, जो घर की महिलाएं होती थी, तो वो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ के अलावा उनका और कोई काम नहीं होता था. उनसे एडवाइस भी नहीं ली जाती थी और उनकी जो ड्यूटीज़ होती थी वो केवल हाउस होल्ड से रिलेटेड होती थी. और जो मेल मेंबर्स होते थे फैमिली के, वो डोमिनेट करते थे और उनको एक तरह से विशेष रूप से जो वाइव्स होती थी, जो पत्नियां होती थी, वो उनके हस्बैंड्स के द्वारा एक तरह से मास्टर्ड की जाती थी, डिक्टेट की जाती थी और दे ऑल ऑफ देम वर टू फॉलो देयर हस्बैंड्स. तो ये स्थिति थी. अब इस स्थिति को पोएटेस ने देखा और वो देख करके जो उसकी आंट जेनिफर थी, उसके अंकल किस तरह से उसके साथ ट्रीट करते थे, किस तरह से उसके साथ बिहेव करते थे, उसको उसने क्लोजली वॉच किया और क्लोजली वॉच करने के बाद उसने इस पोएम को कंपोज किया. तो पोएम जो कंपोज कर रही है, तो उस टाइम वो चूँकि उसकी आंटी स्टूडेंट्स पहले जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती थी, पर्दे हुए या पर्दे के अलावा जो आपके मेज पे बिछाने के छोटे कपड़े, स्टूल पे बिछाने के छोटे कपड़े होते थे, इनको एम्ब्रॉयडिंग करती थी लेडीज़. आपका जो टेबल होता है, टेबल पे भी जो कपड़ा डाला जाता है, अब तो आर्टिफिशियल आपकी दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, लेकिन उस टाइम वो कपड़े जो तैयार करते थे तो वो शीट पे बनाते थे. उसमें अलग अलग तरह की डिज़ाइन वो नीडल से बनाया करती थी. तो उसी तरह का एक शीट जो है, एक कपड़े की शीट को तैयार कर रही हैं, उस पर टाइगर बना रही हैं. तो
इसीलिए पोएम का नाम भी आंट जेनिफर्स टाइगर है। तो अब देखिए, अब समझ आएगा आपको। आंट जेनिफर टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, ब्राइट टोपर्स denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी यदि हम देखें कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, तो दिस वर्ड स्क्रीन एंड दिस ग्रीन। तो फर्स्ट लाइन राइम विद सेकंड लाइन, इट मीन्स क्या हुआ, ए। देन ट्री एंड सर्टेनिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन के साथ हो रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, बी। तो यानी राइमिंग स्कीम की जब हम बात करते हैं तो राइमिंग स्कीम ए बी होती है। और स्टूडेंट्स, जब ए बी राइमिंग स्कीम होती है तो मोस्टली क्या होता है उसमें, मोस्टली उसमें होता है कि ऐसी स्थिति में उसमें इसको कपलेट कहा जाता है। जब फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के साथ, थर्ड लाइन फोर्थ लाइन के साथ होता है तो दो लाइन के, तो इस तरह की कपलेट कहा जाता है। तो एक कपलेट फॉर्म में है पोएम। जहाँ तक इसको देखें तो आंट जेनिफर टाइगर प्रेंस, स्टूडेंट्स प्रेंस मीन्स होता है वॉकिंग, घूमते हुए, दौड़ते हुए, अक्रॉस ए स्क्रीन, स्क्रीन माने स्क्रीन होगी। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो स्क्रीन के अक्रॉस वॉकिंग करते हुए मूवमेंट में नज़र आते हैं, दौड़ते हुए नज़र आते हैं, इधर उधर गतिशील अवस्था में होते हैं। ब्राइट टोपेज डेंजिन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब ब्राइट माने चमकीला होता है, टोपाज स्टूडेंट्स होता है पुखराज, एक येलो कलर का प्रीशियस स्टोन होता है जिसको हम पुखराज कहते हैं। और ये जो आपने कई देखा होगा ना, जो ये आपके ज्योतिष वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि आप नीलम पहन लो, आप पुखराज पहन लो, तो ये पुखराज उस तरह का एक प्रीशियस स्टोन होता है, वो भी येलो कलर का होता है। तो वो टाइगर की कंपेयर की गई है किससे, टोपाज से, डेनिज ऑफ ए वर्ल्ड। अब ये जो डेनिजेंस का मतलब होता है रहने वाले, ड्वेलिंग, कहाँ के रहने वाले, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। हर ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का जो कंपेयर किया गया किससे किया गया स्टूडेंट्स, वो ग्रीन कलर का कर्टेन है, पर्दा है, जिस पर कि पीले रंग के टाइगर बनाए हुए हैं। तो यहाँ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब इसको आप फॉरेस्ट कह सकते हैं, जंगल कह सकते हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ कि आंट जेनिफर के टाइगर जो होते हैं वो किस पर, स्क्रीन के अक्रॉस वॉकिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि येलो कलर का जो पुखराज एक प्रीशियस स्टोन होता है और ग्रीन कलर की जो वो कर्टेन है उस पर इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे कि जंगल में घूमता हुआ, वनों में घूमता हुआ, इधर उधर दौड़ता हुआ टाइगर हो। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर के बारे में बताया गया है, उसके दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे डू नॉट फियर, वे टाइगर डरते नहीं है, किससे, मैन से, बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़ा हो। दे पेस इन स्लीक, पेस माने वो तेजी के साथ दौड़ते हैं। इन स्लीक, स्लीक कम होता है स्टूडेंट्स एक चमकदार, एलिगेंट कह सकते हैं, चिकना और चमकदार सतह पर। चिवैलिक का मतलब होता है मैजेस्टिक, चिवैलिक का मतलब, मैजेस्टिक का मतलब शाही अंदाज में, अकड़ करके, शान से। तो क्या कहती है यहाँ पोएटेस, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे जो आदमी खड़ा होता है उससे डरते नहीं हैं, बल्कि वे एक शान के साथ, एक मैजेस्टी के साथ उस चिकनी और चमकदार सतह पर, पेस माने एक गति के साथ दौड़ते फिरते हैं। इट मीन्स द टाइगर्स दैट आर एम्ब्रॉयडिंग बाय पोएटेस आंट जेनिफर, दे आर fearless, totally majestic, totally indignant or indifference of any kind of person। किसी भी आदमी से उनको कोई मतलब नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, वे फियरलेस है। तो फर्स्ट स्टेंजा में स्टूडेंट्स देखा आपने, डिस्क्रिप्शन किसका है, डिस्क्रिप्शन है आंट जेनिफर के टाइगर का। आंट जेनिफर जो एम्ब्रॉयडिंग कर रही है, वो जो टाइगर बना रही हैं, वो टाइगर स्क्रीन के आर पार दौड़ लगाते हुए दिखाई देते हैं। वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि जंगल के अंदर पीले रंग के। अब देखिए यहाँ जो ब्राइट टोपाज स्टूडेंट्स जो दिया है, ब्राइट टोपाज डजेज फॉर ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, तो यह पूरी लाइन जो होती है ये किसको कर रही है, ये आपको ये शो कर रही है जैसे कि वो पर्दा ना हो करके जंगल में
घूमते हुए टाइगर हों। तो ब्राइट टोपाज जो यहाँ यूज किया गया है, टोपाज क्योंकि येलो कलर का होता है, टाइगर का कलर भी येलो होता है। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जो किया गया चूँकि कर्टेन ग्रीन कलर का है, लेकिन यहाँ इसे कंपेयर किससे कर दी गई है, कंपेयर कर दी गई है इसकी फॉरेस्ट से। तो अब स्टूडेंट्स यदि हम इस फर्स्ट स्टैंजा में ही हम आपके देखें कि इसमें किस किस ये पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, तो मेटाफर इसमें किया गया है। चूँकि आप देखें यदि तो ब्राइट टोपाज, तो ब्राइट टोपाज का मतलब टोपाज की कंपेयर किससे कर दी है, टोपाज के येलो कलर की कंपेयर कर दी है किससे, टाइगर के येलो कलर से। तो मेटाफर क्या होता है, वेयर टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग एज, सो, लाइक, लाइक एज। तो यहाँ दो चीज़ों की कंपेयर की, टोपाज की टाइगर से कंपेयर किए, लेकिन लाइक, एज, सो, एज आदि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो दिस इज द मेटाफर। सेकेंड थिंग यदि स्टूडेंट्स हम देखें तो इसमें इमेजरी का प्रयोग किया गया है। या वर्ल्ड ऑफ ग्रीन भी मेटाफर हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन कर्टेन की कंपेयर किससे कर दी, फॉरेस्ट से कर दी गई है। यदि हम देखें इसमें इमेजरी का प्रयोग किया गया है कि ब्राइट टोपाज ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी ये एक इमेज बना रहा है, ब्राइट टोपाज ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये एक इमेज बना रहा है कि किस तरह से इसे, इस लाइन को यदि हम पढ़ते हैं, इस लाइन को पढ़ने से हमें ये इमेज बन जाती है कि किस तरह से टाइगर अपने फॉरेस्ट में किस तरीके से घूमता फिरता है। तो एक इमेज बन जाती है। तो इमेजरी यहाँ आप कह सकते हैं कि पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। इसमें स्टूडेंट्स यदि हम देखें तो दे दोनों लाइन के फर्स्ट वर्ड जो है वो दे हैं, और जब यूज ऑफ सेम वर्ड्स इन टू कंजक्टिव लाइंस यूज किया जाता है तो उसको एनाफोरा कहते हैं स्टूडेंट्स। तो दे जो यूज किया गया है दोनों कंजक्टिव लाइंस में, तो यहाँ एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टैंजा में मेटाफर, इमेजरी और एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच का या पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। आई होप स्टूडेंट्स कि फर्स्ट स्टैंजा आपका क्लियर हुआ होगा। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। सेकंड स्टैंजा में क्या कहता है, आंट जेनिफर टाइगर, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब यदि स्टूडेंट्स हम देखें तो फिर जो इसकी आपकी राइमिंग स्कीम है, बुल पुल, तो मीन्स फिर से हो क्या, ए बैंड हैंड, फिर क्या हुआ, बी। यानी इस स्टैंजा की भी यदि हम देखें तो मार्किंग जो राइमिंग स्कीम है वो फिर से ए बी, यानी फिर से कपलेट फॉर्म में इसको लिखा गया। तो अब स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टैंजा में टाइगर का वर्णन किया गया था, सेकंड स्टैंजा में आंट जेनिफर का वर्णन करती है पोएटेस। क्या कहती है, आंट जेनिफर्स फिंगर, कि उसकी जो जेनिफर नाम की जो आंटी है उसकी जो फिंगर है फ्लटरिंग थ्रो हर वुल, वो क्या कर रही है, फ्लटरिंग थ्रो हर फुल वुल, यानी उस ऊन से जिससे वो एम्ब्रॉयडिंग कर रही थी उसको फ्लटरिंग कर रही है, मीन्स कांप रही है। फाइंड एवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, और फाइंड एवन आइवरी निडल, यानी उस तुच्छ से निडल को भी वो पुल करने में उसको कैसा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। इट मीन्स उसकी आंट जो है वो हियर इज नर्वसनेस शो की गई है कि आंट जेनिफर जो फ्लटरिंग कर रही हैं वुल में, और वो निडल को पुल करना भी बड़ा मुश्किल पा रही हैं क्योंकि वो नर्वस हैं, वो घबराई हुई हैं, वो डरी हुई हैं कि क्यों, उसका घर बनाने का नर्वस होने का एक ही रीज़न है कि उसके अंकल आएंगे, कि उसको डांटेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये क्यों किया, ये कैसे किया, वगैरह वगैरह। तो यानी वो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ जो होती हैं उसमें एक तरह की डिक्टेटरशिप चलती थी, मैंने पहले भी बताया आपको। तो वही डिक्टेटरशिप को लेकर के वो कहीं ना कहीं नर्वस हैं, घबराई हुई हैं, इसलिए उनकी जो फिंगर है वो फ्लटरिंग कर रही हैं स्टूडेंट्स। और जो निडल है आइवरी निडल, आइवरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो आइवरी तो वैसे तो हाथी दांत को कहते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि निडल का कलर जो है वाइट कलर का है और हाथी का दांत जो है वो वाइट कलर का है। तो आइवरी निडल इसलिए कि सफ़ेद रंग की जो निडल है उसको भी वो पुल करने में यानी खींचने में उनको हार्ड लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, मुश्किल हो रही है। अब रीजन क्या है कि शी इज नर्वस। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग, मैसिव मतलब भारी वजन जो है, अंकल वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड, बैंड मीन्स होता है रिंग, वेडिंग माने होता है शादी की,
जो शादी की अंगूठी पहनाई जाती है तो उसको वो बहुत भारी नज़र आ रही है, इसलिए उसकी फिंगर्स जो है वो फ्लटरिंग कर रही हैं। वो फ्लटरिंग करते हुए वो नीडल को पुल करते हुए उनको हार्ड लग रहा है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर, तो सिट्स हैविली यानी जो भारी अंगूठी जो आंट जेनिफर के हाथ में बैठ गई है, कौन सी, जो अंकल ने शादी के टाइम पे पहनाई थी, वो उतनी भारी है कि आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग कर रही हैं और नीडल को पुल करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ जो अंकल्स वेडिंग बैंड हैवीली सिट होगी, इसका मतलब ये लिखा है कि दैट इज़ द बर्डन। जो आंट जेनिफर हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बर्डन है, और वो बर्डन स्टूडेंट्स कहाँ से आया है, वो बर्डन वहाँ से आया है कि जब से उन्होंने शादी की है, जब से उन्होंने अंगूठी पहनी है अपने अंकल के हाथ की, अपने अंकल की शादी की, तब से उनकी लाइफ जो है वो स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने सुना भी होगा, एक प्रोवर्ब होती है हमारे यहाँ कि शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए वो भी दुखी और जो ना खाए वो भी दुखी होता है, क्योंकि जो नहीं खाता उसको लगता है कि अट्रैक्शन इसमें कितना है, और जिसकी शादी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटीज शुरू हो जाती हैं। उससे पहले जो अनमैरिड लाइफ होती है वो टोटली इंडिपेंडेंट लाइफ होती है, और उसके बाद फ्रीडम आपकी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ भी उसी चीज़ का जिक्र किया गया कि आंट जेनिफर की जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाती है, वो घबराई रहती हैं, डरी हुई रहती हैं, अंकल का उनको हमेशा डर बना हुआ होता है। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट क्या है कि आंट जेनिफर के टाइगर तो बड़े ब्रेव हैं, बड़े फियरलेस हैं, लेकिन आंट जो है वो कभी फियरलेस हुआ करती थी, लेकिन अब जब से अंकल की वेडिंग बैंड उन्होंने पहनी है, उसके मैसिव वेट के कारण उसकी जो लिबर्टी है वो समाप्त हो चुकी है। अब वो हमेशा नर्वस रहती हैं। स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यदि हम इसमें भी देखें पोएटिक डिवाइस, वो तो आपने देख लिया कि राइमिंग स्कीम तो इसकी भी AABB भी है, और कपलेट फॉर्म में इसको लिखा गया है। तो यदि हम इसमें देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें देखें फिंगर्स फ्लटरिंग, तो ये इसमें F आपका रिपीट हो रहा है, और जब कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एलिट्रेशन कहते हैं। तो फिंगर्स फ्लटरिंग में एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है स्टूडेंट्स। अब यदि हम देखें इसमें आयरनी का यूज किया गया। आयरनी का यूज क्यों किया गया, क्योंकि एक तरफ तो आंट जेनिफर के टाइगर है, दूसरी तरफ आंट है। कंपेयर आंट की किससे की जा रही, टाइगर से की जा रही, लेकिन दोनों बिल जस्ट अपोजिट है। जो आयरनी होता है, आयरनी जब दो किसी चीज़ों का हम कंपेयर करते हैं दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं करती हैं उनमें कॉन्ट्रास्ट होता है। तो यहाँ चूंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट है आंट जेनिफर में, और उसके टाइगर जो है एम्ब्रॉयड कर रही हैं, दोनों में कंट्रास्ट है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि आयरनी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया गया है। तो फर्स्ट फ्लटरिंग, फिंगर्स फ्लटरिंग, यहाँ हो गया आपका एलिटेशन। आयरनी, चूँकि आंट जेनिफर और उसके टाइगर दोनों मैच नहीं करते, दोनों कॉन्ट्रास्ट करते हैं, तो यहाँ आयरनी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया। और स्टूडेंट्स यहाँ आप यदि देखें लास्ट में, यहाँ हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, क्योंकि हाइपरबोल क्या होता है, हाइपरबोल होता है जब किसी चीज़ को एक्साग्रेट करके या ओवर स्टेटमेंट किया जाता है। ओवर स्टेटमेंट का मतलब अब देखिए आप रिंग में कितना वेट होता है भाई, अंगूठी कितने वेट की होती है, कितने ग्राम की हो सकती है, लेकिन उसको इतना मैसिव वेट बता दिया, उसके अंदर इतना भारी वजन उसके अंदर बता दिया। तो जब किसी चीज़ को हम एक्साग्रेट करके बताते हैं, जब किसी ओवर स्टेटमेंट करके बताते हैं, तो हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस होती है। तो जो लास्ट की 2 लाइन है इनमें क्या है स्टूडेंट्स, हाइपरबोल का यूज किया गया है, चूँकि जो वेडिंग बैंड है अंकल की, जो आंट जेनिफर के हैंड में या फिंगर्स में है, उसके अंदर मैसिव वेट बताया है, तो यहाँ हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपका सेकंड स्टैंजा भी क्लियर हुआ होगा। अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं। थर्ड स्टैंजा में क्या कहता है स्टूडेंट्स, व्हेन आंट इज डेड, क्या कहता है, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल शी वाज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रिंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड। अब फिर से दोनों में कंपेयर की जाती है कि आंट की स्थिति क्या है और टाइगर की स्थिति क्या है। तो यदि हम पोएटिक डिवाइस देखें स्टूडेंट्स, सॉरी राइमिंग स्कीम देखें, तो लाई और बाई, फिर से AA, और मेड अनअफ्रेड यानी BB। तो
इसी स्टेंजा की भी जो राइमिंग स्कीम है AABB, यानी इसको भी हम ये कहेंगे कि कपलेट फॉर्म में लिखा गया है ये भी। और क्या बताता है पोएटेस, क्या कहती है कि व्हेन आंट इज डेड, कि जब आंट की मृत्यु होगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, कि उसके जो टेरिफाइड हैंड होगी विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, लेकिन वो अंगूठी अभी भी उनकी अंगूठी उसमें रहेगी। ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स का मतलब होता है जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ होती है, और उन डोमेस्टिक ड्यूटीज़ के कारण जो वेरी अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्टीज उन्होंने जो फेस की, इसको सीधा हम एक वर्ड दे सकते हैं अग्नि परीक्षा, कि एक वैवाहिक जीवन की जो अग्नि परीक्षा उन्होंने दी है वाज मास्टर्ड बाई, उनको मास्टर्ड बाई किया गया। मास्टर्ड बाई का मतलब होता है किसी को किसी के द्वारा अपने इशारों पर नचाना हम कह सकते हैं, किसी को अपने ऑर्डर पे से काम कराना हम कह सकते हैं, कि जब आंट की डेथ होगी तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो अब उसके टेरिफाइड हैंड्स जो है वो लाई, यानी उसका बॉडी जो है वो शांत हो जाएगी। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स ही वाज मास्टर्ड बाई, लेकिन वो जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस उसके रहे हैं, उनकी जो जीवन की डिफ़िकल्टीज़ रही हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ और जो मास्टर बाई वो किया गया है, वो अभी भी वो एक सिंबल के रूप में उसकी लाइफ में रहेंगे, यानी डेथ होने के बाद भी। इट मीन्स कहना क्या चाहती है पोएटेस, कि आंटी की डेथ होने के बाद भी आंटी के जो जीवन का बैड एक्सपीरियंस रहा है, जो अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस जो रहा है, जो अग्नि परीक्षा रही है, किसके कारण, अंकल के द्वारा जो मास्टर बाई किया गया है उसको, तो वो अभी भी उसका असर रहेगा। लेकिन जब कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो द टाइगर इन पैनल दैट शी मेड, लेकिन जो टाइगर पैनल में जिनको वो बना रही है, एम्ब्रॉयडिंग कर रही है, विल गो प्राउंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, लेकिन वो प्राउंसिंग करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, प्राउड गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड और बिना डरे हुए, उनको किसी का डर नहीं है, वो कोई किसी के द्वारा मास्टर नहीं किए गए हैं। तो आंटी तो मृत्यु के बाद भी, मरने के बाद भी अपने अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस से मास्टर्ड बाय रहेगी, उनके अपने हस्बैंड से मास्टर्ड बाय रहेगी, लेकिन जो टाइगर वो बना रही है वो पैनल में प्राउड और अनअफ्रेड इधर से उधर दौड़ते फिरते रहेंगे, उन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, यदि हम इसमें देखें कि इसमें किन पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, तो स्टेंजा 3 में पहला तो एलिट्रेशन देखिए आप स्टूडेंट्स, कहाँ है एलिट्रेशन, प्रेंसिंग प्राउड, ये देखिए प्रेंसिंग प्राउड में यहाँ पी लेटर बार बार प्रेंसिंग में भी और प्राउड में भी, तो यहाँ एलिट्रेशन का यूज किया गया है। दूसरा ट्रांसपेरेंट एपिथेट, ट्रांसपेरेंट एपिथेट स्टूडेंट्स क्या होता है, ट्रांसपेरेंट एपिथेट का मतलब होता है कि किसी वर्ड का हमने यूज किसी रूप में किया है। हैंड्स, टेरिफाइड हैंड्स, तो टेरिफाइड हैंड्स व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की मृत्यु होगी तो टेरिफाइड हैंड विल लाई, तो उसके टेरिफाइड हैंड जो भयभीत जो हाथ वो डरी रहती है, वो हाथ शांत हो जाएंगे। लेकिन क्या केवल हाथ ही शांत होंगे, तो टेरिफाइड हैंड का यूज किया गया है, लेकिन ट्रांसफर एपिथेट होता है जब ट्रांसफर किया जाता है, तो यहाँ टेरिफाइड हैंड्स जो हैं वो होल बॉडी के लिए यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ हम कहेंगे कि ट्रांसफर एपिथेट का यूज किया गया है। और दूसरा स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रास्ट फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया, क्योंकि फर्स्ट 2 लाइन अंट के लिए, सेकंड 2 लाइन किसके लिए, टाइगर के लिए, दोनों के अंदर क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, दोनों में जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। क्यों, क्योंकि आंटी जो है वो दिखाई दे रही है कि नर्वस है और डेथ के बाद भी नर्वस दिखाई दे रही है, जबकि टाइगर जो है वो टोटली प्राउड, अनफ्रेड, प्रेंचिंग करते फिरेंगे, इधर से उधर दौड़ते फिरेंगे, उन्हें किसी तरह का किसी भी प्रकार का भय नहीं है। तो दैट वाज द पोएम स्टूडेंट्स, आंट जेनिफर्स टाइगर, कंपोज बाय एड्रीनी रिच। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो आई होप कि आपको जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये वीडियो हेल्प करेगी। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि वे भी उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।